प्यारे बच्चों, आज हम लोग प्रकाश संश्लेषण की क्रिया विधि का अध्ययन करेंगे। आपको पढ़ाया गया कि प्रकाश संश्लेषण जो है पौधों के सभी हरे भागों में प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और जल के द्वारा पौधों के अंदर कार्बोहाइड्रेट या शर्करा निर्माण की क्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। यह क्रिया कैसे होती है इसका अध्ययन आज हम लोग करेंगे। आप लोगों को कोशिका के अंतर्गत बताया गया है एक कोशिकांग जिसका नाम है पर्णहरिम या हरित लवक। यह हरित लवक की संरचना का अध्ययन किया जाए तो हम देखते हैं कि इसके इकाई झिल्ली से बना हुआ एक आवरण होता है। उस आवरण के अंदर दो मुख्य चीजें हैं। एक इसमें थाइलिक्वाइड्स ये संरचनाएं दिखाई देती हैं और ये थाइलिक्वाइड संरचनाओं का नाम है ग्रेना, और दूसरा जो मैट्रिक्स है इसको कहते हैं स्ट्रोमा। यही दो मुख्य संरचनाएं हैं इस पर्णहरिम के अंतर्गत। और आपको पहले पढ़ाया गया या बताया गया है कि प्रकाश संश्लेषण की एक जैव रासायनिक क्रिया है। प्रकाश संश्लेषण जो है एक जैव रासायनिक क्रिया है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड, जल, सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की सहायता से ग्लूकोज का निर्माण होता है और ऑक्सीजन गैस बाहर निकलती है। आइए देखें कि यह प्रकाश संश्लेषण क्रिया में जो पर्णहरिम है, क्लोरोफिल है, कैसे कार्य करता है। तो सूर्य से आने वाली जो विकिरण ऊर्जा होती है, यह विकिरण ऊर्जा यह ग्रेनम की कोशिकाएं लेकर के उत्तेजित हो जाती है और ये जो जल है, ये जल जो है वह फोटोलिसिस होती है। यह जल के विखंडन की क्रिया होती है और जल विखंडित होकर के जो विकिरण ऊर्जा है, रासायनिक ऊर्जा एडीपी जो है वह एटीपी में परिवर्तित होती है और इसके स्ट्रोमा के अंतर्गत एक हाइड्रोजन ग्राही होता है जो हम कहते हैं NADP। ये NADP जो है एक इस तरह का हाइड्रोजन ग्राही पदार्थ है जो हाइड्रोजन के जल के विखंडन से जो हाइड्रोजन आयन होते हैं उन आयनों को ये ग्रहण करता है। तो इस तरह से देखिए लिखा है कि सूर्य के प्रकाश से विकिरण ऊर्जा को ग्रहण करके इस ग्रेना के अंदर पाए जाने वाले पर्णहरिम की कोशिकाएं ऊर्जावित होकर के एटीपी का निर्माण करती हैं और NADPH2 का निर्माण करती हैं। क्योंकि इतनी सभी क्रियाएं प्रकाश की उपस्थिति में होती हैं, इसलिए इसको आगे हम पढ़ेंगे कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया विधि में दो चरण होते हैं, प्रकाश अभिक्रिया और अप्रकाश अभिक्रिया, यानी लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन। यदि प्रकाश अब नहीं है तो यह NADPH2 जो होता है वह इस स्ट्रोमा के अंदर पाए जाने वाले NADPH2 वह कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन करता है शर्करा के अंतर्गत। ये कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन कैसे शर्करा के अंतर्गत होता है, इस अभिक्रिया को हम अप्रकाशिक अभिक्रिया कहते हैं। इस तरह से स्पष्ट हुआ कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो है दो रूपों में होती है, प्रकाश अभिक्रिया और अप्रकाशिक अभिक्रिया। तो बच्चों, हम लोग प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के प्रथम चरण का अध्ययन कर रहे हैं जिसमें प्रकाश अभिक्रिया कहा जाता है या इसे लाइट रिएक्शन कहते हैं। इसे सबसे पहले हिल नामक वैज्ञानिक ने अध्ययन किया था, इसलिए इसको हिल अभिक्रिया, हिल रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं। हिल ने ये बताया कि यह जो हमारे ग्रेना की कोशिकाएं जो होती हैं, ये ग्रेना की कोशिकाएं सूर्य के प्रकाश को लेकर के उत्तेजित हो जाती हैं। यहाँ से जो विकिरण ऊर्जा आ रही है, विकिरण ऊर्जा, उस ऊर्जा को
इसके अंदर पाए जाने वाले पर्णहरिम की कोशिकाएं जो होती हैं प्रथम चरण में उत्तेजित हो जाती हैं, उसको अपने अंदर संचित कर लेती हैं और एटीपी जो होता है उस ऊर्जा के कारण एटीपी में परिवर्तित हो जाता है। यानी सबसे पहले यह विकिरण ऊर्जा इस स्ट्रोमा के अंदर पाए जाने वाले ग्रेनम की कोशिकाओं में पर्णहरिम जो होता है वह एक्साइट होकर के और एडीपी को एटीपी में परिवर्तित कर देता है। अब जब यह अपने स्वयं उत्तेजित हो जाता है पर्णहरिम, तो यह पर्णहरिम जो हमारी इस जल के कण होते हैं, पर्णहरिम में पत्तियों में जो हमारे जल अवशोषित हैं, जल, उस जल का विघटन करता है। यानी H2O जो होता है वह उस ऊर्जा से विघटित होता है और हाइड्रोजन आयन और हाइड्रॉक्सिल आयन बनते हैं। इस तरह से पर्याप्त मात्रा में जल होता है तो दूसरे स्टेप में यह फोटोलिसिस की क्रिया हो रही है। इस विकिरण ऊर्जा के कारण जल जो है विखंडित होता है। देखिए लिखा गया है 4H2O ऊर्जावित पर्णहरिम यानी प्रकाश का द्वारा इसका अपघटन हो रहा है और बन रहा है 4H आयन प्लस 4OH आयन। यह हाइड्रोजन आयन और हाइड्रॉक्सिल आयन जो है यह प्रकाश अपघटन के कारण जल विघटित हो जा रहा है। अब यह विघटित जल से जो ये हाइड्रॉक्सिल आयन है इनका अगले स्टेप में संघनन की क्रिया होती है। ये आपस में मिलते हैं और मिल करके 4OH आयन जो हैं यह जल का निर्माण करते हैं और ऑक्सीजन गैस बाहर निकलती है। इस तरह से प्रकाश संश्लेषण में एक प्रश्न यहाँ पूछा जाता है कि यह जो हम समीकरण लिखते हैं प्रकाश संश्लेषण का कि 6CO2 प्लस 6H2O इक्वल प्रकाश और पर्णहरिम, यहां लिखते हैं C6H12O6 प्लस 6O2। तो यहाँ एक बहुत सुंदर प्रश्न बन रहा है। यहाँ भी देख रहे हैं कि ऑक्सीजन है, यहाँ भी ऑक्सीजन है। तो एक प्रश्न पूछा जाता है कि जो वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस निकलती है वह किस पदार्थ से निकलती है। तो यहाँ आप उसका उत्तर पा रहे हैं कि यह हाइड्रॉक्सिल आयन जो होता है वह संघनित होकर के जल बनाता है और यह जल जो है वाष्पोत्सर्जन क्रिया के द्वारा पत्तियों के रंध्रों के साथ उड़ा दिया जाता है और ये जो ऑक्सीजन बनती है वह ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड से न निकल करके किस अणु से निकलती है, जल के द्वारा निकलती है। तो इस तरह से क्लियर होना चाहिए कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया में जो भी ऑक्सीजन उत्सर्जित होती है वह ऑक्सीजन इस जल के विखंडन के द्वारा या अपघटन के द्वारा बाहर निकलती है। अब उसके बाद यह जो हाइड्रोजन आयन है, ये हाइड्रोजन आयन इस स्ट्रोमा के अंदर पाए जाने वाले, यह स्ट्रोमा है, स्ट्रोमा में पाए जाने वाले NADP यह एक तरह के ऐसे पदार्थ हैं जो हाइड्रोजन ग्राही के नाम से जाने जाते हैं। इनका पूरा नाम है निकोटीनामाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड फास्फेट। NADP का भी पूरा नाम अक्सर पूछा जाता है। तो अगर NADP का नाम आप लोग याद करेंगे NADP निकोटीनामाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड फास्फेट। एक नंबर का यहां भी प्रश्न है कि NADP क्या होता है, उसका पूरा नाम बताइए। तो निकोटीनामाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड फास्फेट यह एक हाइड्रोजन ग्राही है जो स्ट्रोमा के अंदर पाया जाता है और ऊर्जित जो है
एक्टिवेटेड जो स्ट्रोमा के अंदर पाई जाने वाले ग्रेना है, प्रकाश अभिक्रिया इसीलिए इसके लिए कहा जाता है कि प्रकाश की उपस्थिति में शुरू हो रही है और यह विकिरण ऊर्जा को अपने अंदर संचित कर ले रही है। तो ये हाइड्रोजन जो होते हैं आयन, ये इलेक्ट्रॉन को परमिट करके, त्याग करके और NADP से मिल करके NADPH2 का निर्माण करते हैं। ये है NADPH2। यहाँ देखिए यह 4 हाइड्रोजन आयन 2 NADP, 2 NADP के अणुओं के साथ NADPH2 का निर्माण करते हैं और यह ADP जो उसके अंदर पाया जाता है, यह ऊर्जा को ग्रहण करके, फास्फोरेट को ग्रहण करके ATP में परिवर्तित हो जाता है। अब यह ऊर्जा का पर्याप्त जो है अणु, ऊर्जा से पर्याप्त अणु जो है, यह आगे अभिक्रिया को चलाने के लिए उत्तरदायी होता है। यानी आगे की अभिक्रिया में NADPH2 और ये ऊर्जा की सहायता से ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है, इस कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन होगा कार्बोहाइड्रेट में। तो आइए देखें कि कैसे जो है वह बिना प्रकाश के अब अभिक्रिया होती है। तो बच्चों, अभी आप लोग जो है पढ़े हैं प्रकाश अभिक्रिया। प्रकाश अभिक्रिया में एक बड़ा अच्छा प्रश्न आता है, फोटोफॉस्फोरिलेशन से आप क्या समझते हैं? फोटोफॉस्फोरिलेशन यह भी 1 नंबर का प्रश्न है और बहुत आसान है। आपको पीछे पढ़ाया गया कि यह ग्रेना की कोशिकाएं जो हैं वह ADP को ATP में परिवर्तित होती हैं। ठीक उसी के आधार पर आप जो है उसका उत्तर देंगे कि फोटोफॉस्फोरिलेशन है क्या। ADP से ATP बनने की क्रिया को फोटोफॉस्फोरिलेशन कहते हैं। ADP से ATP में परिवर्तन की ही क्रिया को क्या कहते हैं? फोटोफॉस्फोरिलेशन। फास्फेट का रिलेशन यहाँ है एडेनोसिन डाइफॉस्फेट और उस ऊर्जा से परिवर्तित हो जा रहा है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडेनोसिन डाइफॉस्फेट जो है परिवर्तित हो जा रहा है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो आप संक्षिप्त परिभाषा दे सकते हैं कि प्रकाश अभिक्रिया के अंतर्गत ADP से ATP में परिवर्तन की प्रक्रिया को फोटोफॉस्फोरिलेशन कहा जाता है। आइए अब देखें अप्रकाशिक अभिक्रिया, डार्क रिएक्शन, या इसे सबसे पहले ब्लैकमैन नामक वैज्ञानिक ने किया था अध्ययन इसका, इसलिए उनके नाम पर भी इस अभिक्रिया को हम जानते हैं ब्लैकमैन रिएक्शन। या आगे इसी को केल्विन ने भी जो है स्पष्ट किया, तो इसको केल्विन साइकिल के नाम से भी जानते हैं। अब यह अभिक्रिया अप्रकाशिक है, इसलिए आप इसके नाम से ही स्पष्ट कर सकते हैं कि अगर प्रकाश नहीं भी है तो यह अभिक्रिया आगे चलती रहती है, इसलिए इसका नाम रखा गया अप्रकाशिक अभिक्रिया। यह प्रकाश संश्लेषण का दूसरा चरण है। जैसा कि आपको हमने बताया कि यह पर्णहरिम में 2 भाग हैं। एक तो यह थाइलीक्वाइड्स थे और इस थाइलीक्वाइड्स के अलावा यानी ग्रेना के अलावा इसके अंदर मैट्रिक्स था और उस मैट्रिक्स का नाम रखा गया था स्ट्रोमा। यानी अब यह अभिक्रिया कहाँ होती है? स्ट्रोमा के अंतर्गत होती है। यहाँ 2 1 नंबर के प्रश्न हो रहे हैं। प्रकाश अभिक्रिया कहाँ होती है? तो आप बताएंगे ग्रेना के अंदर होती है। अप्रकाशिक अभिक्रिया कहाँ होती है? स्ट्रोमा के अंतर्गत होती है। अब इस स्ट्रोमा में प्रकाश अभिक्रिया में बताया गया है कि NADPH2 का निर्माण होता है। यह हाइड्रोजन ग्राही है। यह NADPH2 जो है और ATP के जो अणु बने हुए हैं वह कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन करते हैं। किसका अपचयन करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड का। कैसे अपचयन करते हैं? तो कार्बन डाइऑक्साइड के 6 अणु जो होते हैं वह कार्बन डाइऑक्साइड के 6 अणु, जो कि यहाँ अभिक्रिया में आप देखें कि 6 अणु लिए गए हैं। ये 6 अणु वह स्ट्रोमा में पाए जाने वाले 5 अणु रिबुलोज डाइफॉस्फेट से संयुक्त होकर के और एक
अम्ल का निर्माण करते हैं, उस अम्ल का नाम है PGA फास्फोग्लिसरिक एसिड। PGA फास्फोग्लिसरिक एसिड, फास्फोग्लिसरिक एसिड, फास्फोग्लिसरिक अम्ल। अब यह जो साधारण आपका कार्बन डाइऑक्साइड था वह 5 डाइफास्फेट से क्रिया करके परिवर्तित हो गया फास्फोग्लिसरिक एसिड। अब यहाँ देखिए केल्विन साइकिल शुरू हो रही है। ये साधारण एक अणु है और फास्फोग्लिसरिक अणु उससे जटिल बन रहा है। अब दूसरे चरण में क्या होता है, यह फास्फोग्लिसरिक एसिड जो होता है वह NADPH2 से हाइड्रोजन को ग्रहण करता है, यानी PGA जो है कहां से हाइड्रोजन ले रहा है, NADPH2। ये बना है प्रकाश की उपस्थिति में। अब प्रकाश यहाँ है नहीं, लेकिन वह ATP की सहायता से है और NADPH2 से यह हाइड्रोजन जो है वह PGA ले करके और 12 अणु का निर्माण करता है PGAL। अब इसका नाम आप देखिए बदल गया, फास्फोग्लिसरल्डिहाइड बन गया, फास्फोग्लिसरल्डिहाइड। या PGA कन्वर्ट हो गया फास्फोग्लिसरल्डिहाइड। अब यह फास्फोग्लिसरल्डिहाइड के जो अणु हैं यह भी अस्थायी है। ये जो 12 अणु होते हैं ये फास्फोग्लिसरल्डिहाइड के अणु जो है ये PGAL ये 12 अणु जो हैं इससे 10 अणु निकल करके और बना देते हैं 5 रिबुलोज डाइफास्फेट। और जो 2 अणु इसके हैं, 2 अणु यह परिवर्तित हो जाते हैं हेक्सोस शर्करा में। किसमें परिवर्तित हो गए, हेक्सोस शर्करा यानी C6H12O6 में। इसमें परिवर्तित हो गए हेक्सोस शर्करा C6H12O6 में। इस प्रकार से रिएक्शन हो जाता है हमारा कि 6CO2 प्लस 12 ATP या PGAL जो है परिवर्तित हो जाता है ग्लूकोज के अंतर्गत और बनता है 6CO2 प्लस 12 ATP इक्वल टू NADPH2। यह परिवर्तित हो गया C6H12O6 प्लस 12 ATP प्लस 12 ATP। यह परिवर्तित हो गया 6H2O। इस तरह से यह जो 6H2O देख रहे हैं यहाँ आपको लिखना पड़ेगा 12H2O, क्योंकि इधर समीकरण को बैलेंस करने के लिए तो वास्तविक रूप से 6 अणु ही जल के लगते हैं, लेकिन आवश्यकता केवल 6 अणु ही नहीं अवशोषित होते हैं, पतियों से अधिक अवशोषित होते हैं। तो 6 अणुओं का तो कंजप्शन हो जा रहा है इस ग्लूकोज के और कार्बन डाइऑक्साइड के निकलने में, लेकिन समीकरण को संतुलित करने के लिए 6 अणु रिमेनिंग बचते हैं जो आत्मसर्जन क्रिया के द्वारा
वह पत्तियों के रंध्रों के द्वारा निकलते रहते हैं। इस तरह से इसमें देखेंगे कि अप्रकाशिक अपक्रिया बड़ी ही साधारण है। थोड़ा सा नाम इसमें जो है लंबे चौड़े हैं, इनको याद करने की कोशिश करेंगे तो बहुत आसान है। पहले क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है रिबुलो डाइफॉस्फेट से क्रिया करके परिवर्तित हो जाता है फास्फोग्लिसरिक अम्ल में। फिर फास्फोग्लिसरिक अम्ल जो होता है वह NADPH2 के प्रेजेंसी में परिवर्तित हो जाता है फास्फोग्लिसरिक एल्डिहाइड में। PgL लिखा हुआ था, PgL में परिवर्तित हो जाता है और PgL के जो 12 अणु बनते हैं उन 12 अणुओं में पुनः यह जो है हमेशा रिमेनिंग बचा रहता है। उसके अंदर 5 रिबुलो डाइफॉस्फेट 10 अणु उसमें हो जाते हैं और जो उसके 2 अणु बचते हैं फास्फोग्लिसरॉल्डिहाइड के, वह जो है हेक्सोस शर्करा या इसी को आप ग्लूकोज कहते हैं। शर्करा हेक्सोस 6 अणु वाली है या यही है, और ग्लूकोज यह मंड के रूप में, कार्बोहाइड्रेट के रूप में या विभिन्न अयवों के रूप में जो है पौधे के अंदर संचित रहती है। इस तरह से प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ही हमें तमाम फ्रूट्स से लेकर के, फल से लेकर के, स्पाइसेस से लेकर के अनाज तक प्राप्त होते रहते हैं। इस तरह से यह क्रिया विधि हम 2 भागों में हाई स्कूल स्तर पर अध्ययन किए, प्रकाश अपक्रिया और अप्रकाश अपक्रिया। प्रकाश अपक्रिया कहाँ बताया गया होती है आपको, ग्रेना के अंदर, और अप्रकाश अपक्रिया स्ट्रोमा के अंदर होती है। प्रकाश अपक्रिया में फोटोफॉस्फोरिलेशन के साथ साथ ऑक्सीजन गैस बाहर निकलती है और अप्रकाशिक अपक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड जो है हेक्सोस शर्करा में परिवर्तित हो जाती है। तो इस तरह से आप लोग आज अध्ययन किए प्रकाश संश्लेषण की क्रियाविधि कैसे होती है, और हमें उम्मीद है कि पूर्ण रूपेण आप लोगों को समझ में आया होगा और इसे अच्छे ढंग से पढ़ें, समझें। धन्यवाद।